जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूनिट 6 है यूपीएचएससी सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं तो उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए उसके पीछे एक कारण होना बड़ा ज़रूरी है और अनुच्छेद करने से पहले मैं जो हूँ आपको बता देता हूँ कि कारण क्या रहेगा। कारण यही है कि आप पिछले जो साल के पेपर्स हैं उसको उठा के देख लीजिए, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ही आप देख लीजिए, आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। तो जो है आर्टिकल 12 से क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 12 में क्या चीज़ है। आर्टिकल 48 से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 48A में क्या है। आर्टिकल जो है सीधा सीधा पूछ लिया गया है कि एनुअल बजट या वार्षिक बजट जो है उसका आर्टिकल कौन सा है। और देखिए, इसके बाद में जो आर्टिकल बताना है इसमें कि ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज है ये कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है। तो देखिए, आर्टिकल 20A जो है इसका आंसर है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके के क्वेश्चंस में जो है आयोग का क्या मंशा है, क्या उनका पर्पज़ है, क्या मोटिव है। मोटिव यही है कि आपको एक तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो पता होने चाहिए और जो सिलेबस में दिया गया है जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब की जो बात की गई है या इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, इनके इर्द गिर्द जो भी आर्टिकल्स घूमते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जिन लोगों जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, वो इनसे रूबरू हैं आर्टिकल से, तो उनके लिए तो एक रिवीजन सीरीज़ रहेगी। लेकिन जिन लोगों के लिए नहीं है ये चीज़ें, वो बिल्कुल ना घबराएं। और अगर आपको परेशानी होती है ये आर्टिकल्स याद करने में, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि करत करत अभ्यास से जन्मति हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को आँख बंद करके 2 से 3 बार देखेंगे, 3-4 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे आराम से, थोड़ा सा जो है आत्मसार करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और देखिए, पहला जो स्टेप होता है ना वो बड़ा कठिन होता है किसी के लिए भी। तो आप ये ना सोचें कि मुझे आएगा नहीं, आप इसको मैं गारंटी लिख के देता हूँ, अगर आप जो है 5 से 4-5 बार इसको एक बार सुन भी लेंगे तो आपको जो है काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि क्या इनका माजरा है, क्या किस तरीके से याद करना है। कुछ कोशिश हम करेंगे, कुछ कोशिश आप कीजिए और इसी तरीके से देखिए आपको चीज़ें जो हैं समझ में आने लगेंगी। तो देखिए, देख लेते हैं सबसे पहले कि संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो कौन से हैं, क्या क्या कह रहे हैं वो। तो उनकी भाषा में ही हम देख लेते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको भी इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपके काम आ रही हैं, मेरा जो कंटेंट है पढ़ाया हुआ आपको सही लगता है, आप बिल्कुल इसको शेयर किया कीजिए। कमेंट के थ्रू मुझसे बात करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से इम्प्रूव करें चीज़ों को, या सही है या सही चल रहा है सही लेवल पे। तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी इसको बिल्कुल शेयर कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें सही लगती हैं तो। अब देखिए, शुरुआत कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 1 से। आप ये चीज़ें जो हैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, जो चीज़ मैं देखिए ये मिटा रहा हूँ क्योंकि ये एक तरीके से सीरियल नंबर है। आपको ध्यान देना है अनुच्छेद नंबर 1 इस तरीके से, अनुच्छेद नंबर 3 ऐसे आपको बाद में ध्यान देना है, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और देखिए, अनुच्छेद नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 1 जो है संघ का नाम इसमें आता है भारत, इंडिया, दैट इज़, मतलब इस तरीके से जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है, भारत दैट इज़ इंडिया। और राज्य क्षेत्र की बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 3 में क्या है, नए राज्यों के निर्माण की बात कही गई है, अगर निर्माण होगा तो किस तरीके से होगा। वर्तमान जो राज्य हैं, जो प्रेजेंट राज्य हैं, उनके क्षेत्रों की बात की गई है, सीमाओं की बात की गई है और उनके नामों में परिवर्तन अगर करना है तो किस तरीके से होगा, उन लॉज की बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 13 देख लीजिए, मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। तो देखिए, ऐसे कुछ लॉज बताए गए हैं जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको रीजनेबल करते हैं, उनको जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उन पर। तो इस तरीके के लॉज की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 14, तो देखिए 14 से 18 जो है आपके आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आर्टिकल नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है, कानून के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल नंबर 16 जो है सरकारी नौकरियों में सभी को अफसर की समानता मिलेगी। तो देखिए, पब्लिक अपॉर्चुनिटी जो बात कही जाती है, पब्लिक अपॉर्चुनिटी, पब्लिक ऑफिस में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो देखिए, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, इसकी बात कही गई है कि अनटचेबिलिटी जो है मतलब छुआछूत वाली चीज़, उसका जो है रिमूवल होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखिए, फ्रीडम ऑफ जो फ्रीडम की बात की गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इन सब चीज़, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इन सब की बात आर्टिकल 19 में की गई है। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, प्राण, लाइफ एंड दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक मतलब लिबर्टी की, आज़ादी की बात कही गई है। आर्टिकल 21A
21A में क्या कहा है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसको टिक लगा लीजिए। शिक्षा से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल होगा आप बिल्कुल उसको ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से जो बाद में आर्टिकल जोड़े गए हैं ना, तो ये देखिए प्रेजेंट टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय को देखते हुए ये आर्टिकल्स बाद में जोड़े गए थे, इसलिए इनके बीच बाद में ए बी इस तरीके की चीज़ें लगाई गई हैं। सभी में नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स में जो भी इस तरीके से ऐड हुए हैं। तो आप देखिए बिल्कुल याद रखेंगे आर्टिकल 21A को। और प्रारंभिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी बात की गई है, आर्टिकल नंबर 25 में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक आपको पता है कि रिलीजन, आर्टिकल्स रिलेटेड टू रिलीजन आता है। तो इसमें आर्टिकल 25 क्या कह रहा है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम, धर्म का प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। तो देखिए आप अपने जो रिलीजन जिसको आप मानते हैं, और जैसे कि हमारा देश जो है सेकुलर है, किसी को ऐसे रोकता नहीं है, आप किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, स्वतंत्रता है आपको किसी भी पंथ को चुनने के लिए। तो देखिए हमारा देश जो है पंथ निरपेक्ष है और उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, स्टेट रिलीजन में जो है इंटरफेयर नहीं करता है। तो इसके लिए आर्टिकल 25 है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 30 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 30 इंपॉर्टेंट है, बात करता है अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज़ की बात करता है, और माइनॉरिटीज़ को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने की और उनको प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। तो देखिए माइनॉरिटीज़ जो हैं कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है स्थापित कर सकते हैं, साथ ही उनका जो प्रशासन है, प्रशासन मतलब उनकी जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी संभाल सकते हैं। ये अधिकार आर्टिकल नंबर 30 के द्वारा दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए जैसे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन अगर कोई अपना जो है स्कूल बनाना चाहें तो स्कूल बना के वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन खुद से चला सकते हैं, ये आर्टिकल 30 देता है। आर्टिकल 31C कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या। तो देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 31C में कुछ जो अगर निर्देशक सिद्धांत हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको प्रभावी करने के जो लॉज हैं, लॉज जो हैं उससे रिलेटेड तो वो दिए गए हैं आर्टिकल 31C में। इसके बाद में देखिए आर्टिकल 32, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का सोल भी कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इसमें रिट का जो है रिट का बेसिकली अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है कि अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार जो है वो नहीं दिया जा रहा है स्टेट द्वारा या सरकार द्वारा, किसी भी एजेंसी द्वारा, तो आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए इसमें रिट है, 5 तरीके की रिट होती हैं, आपको पता होंगी, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम किसी और अन्य वीडियो में बताएंगे व्याख्या के साथ में। आर्टिकल नंबर 32 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टिक कर लीजिए। आर्टिकल 38 पे आ जाते हैं अब। तो देखिए अब DPSP जो है शुरू हो गए हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उसकी बात हो रही है। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाना है। तो देखिए सोशल ऑर्डर की बात करता है आर्टिकल 38, लोगों के कल्याण के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। आर्टिकल 40 जो है देखिए गांधी जी के सोशलिस्ट मॉडल पे है, ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए। आर्टिकल 44 यूनिवर्सल जो सिविल कोड है वो होना चाहिए, UCC, और इसको आप याद रख सकते हैं 4444 मतलब होता है इक्वल। तो देखिए सभी के लिए, चाहे कोई भी नागरिक है, सबके लिए एक ही अधिकार होने चाहिए, ये UCC कहता है। और ये देखिए लागू नहीं है क्योंकि ये देखिए नॉन जुडिशियबल है, इसको अगर स्टेट पूरा नहीं करता है इनको DPSP को, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोर्ट में घसीट लिया जाएगा। ये जो है कोर्ट के लिए नहीं है, बस ये सिद्धांत एक तरीके से नीति निर्देशक कि आप अपनी पॉलिसीज़ इस तरीके से बनाइए कि लोगों का फ़ायदा हो। आर्टिकल 45 क्या कहता है, देखिए फिर से एजुकेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, तो 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 46 क्या है, अनुसूचित जनजाति और जो जातियाँ, जनजातियाँ और अन्य कमज़ोर वर्ग जो है, अदर बैकवर्ड कास्ट, उनके शिक्षक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। तो देखिए उनकी जो है एजुकेशनल प्लस जो है इकोनॉमिकल जो वेलफेयर है उसको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 46 उसका निर्देश देता है स्टेट्स को। और आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको टिक कर लीजिए आप। आर्टिकल 50 जो है टिक कर लीजिए क्योंकि इसमें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना है, इस तरीके का क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, तो आप बिल्कुल इसको टिक कर लीजिए। आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है आर्टिकल 51, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक कर लीजिए। आर्टिकल 51A बाद में जोड़ा गया था जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं पॉलिटी की चैनल पे, आप उनको जाके देख सकते हैं। ये मैंने पूरा कवर कराया है कि 11 जो डिटेल में कवर कराया है कि 11 ड्यूटीज़ जो है कौन कौन सी है, सॉरी उसमें जो बेसिकली कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं और कब उनको ऐड किया गया है। जैसे 11वीं ड्यूटी है वो बाद में ऐड की गई थी 2002 में, तो उसको भी बताया गया है। इसके बाद में देखिए अनुच्छेद 72
क्या कहता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, सजा और निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करने का जो आदि का प्रावधान है वो अनुच्छेद 72 में बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ ट्रिक्स की बात कर रहा था। अगर आप आर्टिकल 72 में ऐड कर दोगे 89, तो देखिए ये जो है आर्टिकल जो बनेगा 72 और 89 ऐड कर देंगे आप इसको, तो ये बनेगा 161। तो 161 जो है वो रिलेटेड है किससे, यहाँ पे राष्ट्रपति है, वहाँ पे गवर्नर से हो जाएगा। तो गवर्नर की शक्तियाँ जैसे क्षमा कर देना, सजा का निलंबन, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी। अगर हम 72 में 89 प्लस कर देंगे तो 161 में ये गवर्नर की बात आ जाएगी, राज्यपाल की बात आ जाएगी। इसी तरीके से 74 में ऐड कर देंगे 89, तो वो राष्ट्रपति को जो सहायता या सलाह देने की बात है मंत्रिपरिषद की, वो कौन आ जाएगा, गवर्नर आ जाएगा। तो आप देखिए इसको बिल्कुल ट्रिक को अपनाइए। और जो काफ़ी सारे आर्टिकल है जिनमें आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कौन सा आर्टिकल होगा, वो इस ट्रिक से पूरा हो जाएगा। आपको 89 प्लस करना है इसमें, 89। तो देखिए 74 है जैसे, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने का जो प्रावधान है मंत्रिपरिषद द्वारा, वो आर्टिकल 74 ही देता है। तो देखिए राष्ट्रपति जो है ना स्टेट का हेड होता है, और राष्ट्रपति के नाम पे ही सारे जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, मान लो कोई लॉ चेंज होता है, वो सब राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है। इसलिए आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता, जो हेड है उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद है। देखिए रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कागज़ों में ऐसा है। इसके बाद में देखिए आर्टिकल 76 जो भारत का महान्यायवादी है, भारत का महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल उसके बारे में है। तो ये 76 जो है अटॉर्नी जनरल की बात करता है। 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो देखिए एक आर्टिकल अलग से बनाया गया है। वैसे तो मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और यहाँ पे देखिए मंत्रिपरिषद की बात कही गई है, लेकिन अलग से प्रधानमंत्री को जानकारी देनी है राष्ट्रपति को। तो ये आर्टिकल 78 में है। इसके बाद में देखिए धन विधेयकों की परिभाषा, मनी बिल की बात की गई है। 110 में टिक कर लीजिए, बिल्कुल आ सकता है क्योंकि पूछे गए इस तरीके के क्वेश्चन। देखिए 112 वाला क्वेश्चन तो लास्ट टाइम पूछा ही गया था, वार्षिक वित्तीय वितरण बजट की बात की गई थी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सा आर्टिकल है वार्षिक वित्तीय विवरण से रिलेटेड। इसके बाद में देखिए आर्टिकल नंबर 123 संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो देखिए ये ऑर्डिनेंस की बात करिए। देखिए राष्ट्रपति जो है कब अध्यादेश जारी करता है, जब सदन जो है दोनों सदन या एक सदन इनमें से मध्यावकाश है, उसमें जो है जो चल रही है जो है अवकाश चल रहा है उसमें। तो ये आर्टिकल 123 उनको राष्ट्रपति को क्या देता है, बेसिकली क्या देता है, पावर्स देता है कि वो ऑर्डिनेंस जारी करें। इसके बाद में देखिए आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट में परामर्श देने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो देखिए राष्ट्रपति अगर कहीं किसी लॉ में फंस जाते हैं या कोई ऐसी उनको राय लेनी है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको अपनी राय देगा, और राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं होते हैं कि वो उस राय को माने। वो बस उनको क्या राय लेनी है, बाकी राष्ट्रपति अपने विल एंड पावर से करेंगे उसको जो भी डिसीजन लेना है। इसके बाद में देखिए 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो देखिए कॉम्प्टर ऑडिटर जनरल जो है उनको कहा जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये आर्टिकल 148 में बात की गई है। 149 में इनके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों की बात की गई है, वो 149 में की गई है। इसके बाद में देखिए 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई। 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। देखिए जो मैं बात कर रहा था ट्रिक की, 89 प्लस करना है, वो यहाँ पे बिल्कुल लागू होगी। अनुच्छेद 161 में क्षमा को टालने का और निलंबन करने का राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं उनकी बात की गई है। 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। तो देखिए यहाँ पे जो सहायता करती है 74 में कर रहा था राष्ट्रपति की। अनुच्छेद आर्टिकल राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 163 अगर आप 74 में 89 प्लस करेंगे, 74 में जो है देखिए 74 में अगर 89 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये 163 आएगा। तो 163 में राज्यपाल की बात कही गई है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं। 165 राज्य के महाधिवक्ता कौन होते हैं। तो देखिए वहाँ पे अटॉर्नी जनरल की बात हो रही थी, यहाँ पे जो एडवोकेट जनरल कहा जाता है। राज्य की अगर बात होती है तो एडवोकेट जनरल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 76 है, 76 में अगर आप 89 प्लस करेंगे तो 165 ही आएगा। तो राज्य के महाधिवक्ता की बात हो रही है, तो आप 89 प्लस करेंगे तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य हो गया 167। यहाँ पे जो था 78 था, तो 78 में जो है आप 89 प्लस करेंगे तो 167 आएगा। इसके बाद में देखिए जो आर्टिकल नंबर 168 है, 168 कहता है कि
राज्यों के विधानमंडलों की व्यवस्था, विधानमंडल जो है उनकी व्यवस्था कैसे होगी 168 में है। 169 में राज्यों में विधान परिषद की रचना और अनुमूलन। तो देखिए जो राज्यों में जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद मतलब जो काउंसिल्स होती हैं, काउंसिल की कैसे रचना होनी है, कैसे उनको जो है रिमूव कर सकते हैं, वो सारे चीज़ें जो है किस में आएंगी, आर्टिकल 169 में आएंगी। 170 में क्या आएगा, राज्य के विधानसभाओं की संरचना। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ विधानसभा, जो बेसिकली क्या रहेगा, विधानसभाएं रहेंगी, उसकी संरचना किस तरीके से होगी, वो आर्टिकल 170 में होगा। 171 में राज्य के विधान परिषदों की संरचना। तो देखिए यहाँ पे विधान परिषदों की संरचना के बारे में बात की गई है। यहाँ पे देखिए 169 में रचना की बात की गई, कैसे उसको उसकी जो है स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे संरचना कैसी रहेगी, वो 171 में। 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि कितनी रहेगी। 173 में राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो देखिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, ये सब आर्टिकल 173 में है। 174 में क्या है, राज्य विधायिका का सत्र कितना रहेगा, सत्र 17 स्थान और राज्य विधायिका का विघटन। देखिए विघटन कैसे हो सकता है, मतलब जो बेसिकली क्या होगा, सत्र चल रहा है तो उसका जो है उसको ख़त्म कैसे कर सकता है स्पीकर, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में कहा गया है 178 में। 194 में महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी क्या रहेगी, जो कि एडवोकेट जनरल रहेगा, उसकी 194 में। और आर्टिकल 200 देखिए राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति देना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। आर्टिकल 200 को जो बिल्कुल मार्क कर लीजिए आप कि राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति जो है दी जाती है आर्टिकल 200 द्वारा। इसके बाद में देखिए आर्टिकल नंबर 202 राज्य विधानमंडल का वार्षिक वितरण विवरण। तो देखिए ये जो है राज्य बजट की बात कही जा रही है, राज्य बजट की बात की जा रही है। वहाँ पे जो था 112 था, यहाँ पे 202 है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, मैं इसके लिए भी ट्रिक है वैसे तो, इसमें 90 ऐड करना होता है। जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल की बात आती है वहाँ पे 90 प्लस करना होता है। मान लीजिए 112 में 90 करेंगे आप 202 आएगा, तो ये स्टेट और जो यूनियन की बात है उसमें लागू होगा 90 वाला, और राष्ट्रपति और राज्यपाल वाले में 89 प्लस 89 जो है वो लागू होगा। और तो देखिए इसमें जो 202 है, तो अगर आप 112 जो यूनियन बजट की बात हो रही है 112 में, उसमें 90 प्लस करेंगे तो 200 आगे 202 है राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर सकते हैं आप। 210, तो 210 में देखिए राज्य विधानमंडल के में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 212 में क्या आएगा, न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं। तो देखिए न्यायालयों को राज्य के विधानमंडल में जो कार्यवाही हो रही है उसमें पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। 213 में जो है क्या आएगा, 213 में है राज्य विधानमंडल के अवकाश और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। तो देखिए जो गवर्नर ऑर्डिनेंस दे सकता है उसकी बात की जा रही है। इसके बाद में देखिए आर्टिकल 214 कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था रहेगी, राज्यों के लिए मतलब जो हाई कोर्ट्स की बात हो रही है। देखिए इसमें पूछा, आपके सिलेबस में है ये चीज़, आप बिल्कुल इसको नज़रअंदाज ना करें। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो जुडिशरी वाला जो पार्ट है उसको नज़रअंदाज ना करें आप। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की बात की गई है। जो स्टेट्स है उसमें हाई कोर्ट की बात की गई है 214 में। 217 में क्या कहा गया है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तें। तो देखिए क्या क्या शर्तें रहेंगी, मतलब बेसिकली मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहेगा, जो भी हाई कोर्ट के जज रहेंगे उनका। 226 बिल्कुल इसको तो आप टिक लगा लीजिए। उच्च न्यायालय में जो वहाँ पे 32 की बात हो रही थी ना, जो यूनियन में थी वो, सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट में थी, यहाँ पे 226 में एक तरीके से क्या है, आप बिल्कुल हाई कोर्ट पे पहुँच सकते हैं अगर आपके जो अधिकार हैं वो उनका उल्लंघन हो रहा है, वो जो है वायलेट हो रहे हैं, तो 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट्स में पहुंच सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, 239 AA में दिल्ली से संबंध में विशेष उपबद्ध जो है, ये कुछ स्पेशल प्रोविज़न से जो है स्टेट से रिलेटेड, कुछ स्टेट से रिलेटेड उनकी बात हो रही है। इसके बाद में देखिए जो पंचायत से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 243 ए से लेके आर्टिकल 243 जो 243 के तक हैं वो पंचायतों से रिलेटेड हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। और 243 बी क्या कहता है, पंचायतों का गठन। 243 सी पंचायतों की संरचना। 243 जी पंचायतों की जिम्मेदारी, शक्ति और अधिकार। तो देखिए आप बिल्कुल इनको आप थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, ये नहीं है कि आप एक एक चीज़ इसमें याद रखेंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 243 ए से लेके जो के तक है वो किससे रिलेटेड है, ये पंचायतों से रिलेटेड है, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए 243 के पंचायतों के चुनाव की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, के वाली चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। 249
जो है राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हितों के कानून बनाने का सांसद का जो शक्ति है। तो देखिए ये है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट के बारे में बात हो रही है के विषय में संबंध में राज्य हित में कानून बनाने की जो शक्ति है सांसद की। तो देखिए राज्य में भी जो है कानून बन सकता है, पार्लियामेंट जो है इंडिया की वो बना सकती है, उसी का जो अधिकार है 249 में है। अगर ये राज्य के हित में है तो बिल्कुल पार्लियामेंट बना सकती है। इसके लिए देखिए कुछ जो है राज्यों से जो है एक तरीके से वहाँ पे पासिंग होती है कि राज्य उसको पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हाफ का जो रहता है आधे राज्यों को करना चाहिए। इस तरीके के जो है प्रोविजंस हैं वो 249 में दिए गए हैं। 262 में अंतर्राज्यीय नदियाँ तथा नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में और देख लीजिए कि आर्टिकल नंबर जो 275 है, तो यह है कुछ राज्यों को संघ से अनुवाद। तो देखिए जैसे कि आप देखते होंगे कि ग्रांट्स मिलती हैं और कहीं पे 90-100 का 90-10 का जो है रेशियो रहता है किसी प्रोजेक्ट में, तो उस तरीके के जो चीज़ें हैं अनुदान देने वाली बात है कुछ राज्यों को, वो 275 में है। वो किस में है? 275 में है। और इसके बाद में देखिए वित्त आयोग की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 280 में वित्त आयोग की स्थापना है। इसके बाद में देखिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, 300A जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर लॉ जब तक नहीं कह रहा तब तक उनकी संपत्ति से जो है उनको वंचित नहीं किया जा सकता। और ये देखिए वहाँ पे पहले 31 आर्टिकल में हुआ करता था, अब ये जो है लीगल राइट बन गया एक तरीके से। पहले जो था फंडामेंटल राइट में आता था ये, लेकिन अब जो है लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार है वो 300A में आता है और इसको बिल्कुल याद रखेंगे आप। और 311 में जो है संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल समताओं के कार्यरत व्यक्तियों की रैंक में कमी बर्खास्त की जो है। तो देखिए किसी जो IAS IPS हैं, इस तरीके से जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी रैंकिंग किस तरीके से रहेगी और उनका जो है एक तरीके से अगर उनको बर्खास्त करना है, उनको टर्मिनेट करना है या उनको सस्पेंड करना है तो वो किस तरीके से रहेगा, ये आर्टिकल 311 में है। अब देखिए इसके बाद में क्या क्या आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आप बिल्कुल याद रखिए 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं उनके बारे में कहा गया है। और देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 315 और 324, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कही गई है। तो 315 आप बिल्कुल टिक कर लीजिए, आ सकता है इस बार जो एग्जाम में, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघ और राज्य मतलब यूनियन और पब्लिक जो स्टेट के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग के किस तरीके के कार्य रखते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। 323 जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बिल्कुल छोड़ सकते हैं इसको। आर्टिकल 324 जो इम्पोर्टेंट है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। तो देखिए निर्वाचन जो है इलेक्शन की बात जो कही गई है, इलेक्शन को बेसिकली के कैसे कंडक्ट कराना है, उसमें कैसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, वो सब जो बात है वो आर्टिकल 324 में है, बिल्कुल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 330 में क्या है कि लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट का आरक्षण, बिल्कुल इसको ना भी याद रखें तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए दावे, ये छोड़ सकते हैं आप। आपात की उद्घोषणा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं इसमें 4 आप जोड़ दीजिए, जैसे 352 है तो इसमें आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात मतलब नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है 352 में। 356 में बात की गई है राज्य के संवैधानिक मशीनरी की विफलता। मान लीजिए किसी राज्य में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है अगर वो विफल हो गई है, वो किसी न किसी कारण से जो है वहाँ पे चल नहीं पा रहा है सिस्टम, तो उसके लिए जो है 356 लगाई जाएगी इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। तो ये 356 में आएगा, इनको टिक कर लीजिए आप, बिल्कुल आ सकते हैं ये 352, 356, 360। तो 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल के बारे में, अगर फिनेंशियल मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्या आ गई है, फिनेंशियल इमरजेंसी आ गई है, जैसे कि श्रीलंका का हाल है अभी थोड़ा सा, तो उस स्थिति में अगर हमारे देश में कभी हुए नहीं है ये, लेकिन अगर होता है तो 360 जो है लगाई जाएगी। 365 होना भी नहीं चाहिए, इस तरीके की चीज़ें मैं होपफुली कहूँगा कि नहीं होनी चाहिए चीज़ें। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में, उनके ये जो है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलताओं के प्रभाव, असफलता का प्रभाव, ये देखिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संविधान में संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में संशोधन करने की जो सांसद की शक्ति है, इसकी प्रक्रिया क्या है, तो अगर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो उसमें जो है सांसद की क्या शक्ति रहेगी, सांसद की क्या भूमिका रहेगी पार्लियामेंट की, और इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, उसमें 368 की बात की गई है। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर से संबंधित बात कही गई है। तो देखिए दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से मेरा मतलब है कि यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी चीज़ें होपफुली,
होपफुली जो है यहीं से सारी चीज़ें आएंगी। जितना भी मेरा जो है एक्सपीरियंस है, मेरा एनालिसिस है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का, उसमें जो है यहाँ से चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। आर्टिकल्स आपको यहीं से आएंगे। और जिन भी दोस्तों को जो है थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, इसको देखिए, वीडियो को आप 4 से 5 बार सुन लीजिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये मेरी पर्सनल गारंटी है और यही तरीका है याद करने का। कुछ ट्रिक्स वगैरह जो है मैं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको बताता रहूँगा। तो आप देखिए, बिल्कुल इस तरीके की चीज़ों के लिए चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। और बाद में इसको जो है अपने साथियों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, जो भी एग्ज़ाम दे रहा है, इस तरीके का एग्ज़ाम दे रहा है, तो उनके साथ में शेयर कीजिए। और बिल्कुल इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट और शुभकामनाएँ।